ग्राफ, पौधे को चलाने का तरीका। समझ में आया यहां तक? अभी अपने विषय बचे हैं फर्टिगेशन, एरिगेशन और स्प्रे शेड्यूल। ये 3 विषय और बचे हैं। आपकी क्षमता है बैठने की और कुछ ब्रेक लेना है क्या? बैठकर कंटिन्यू करें इसको, है ना? अभी अगला विषय लेता हूं मैं, पानी प्रबंधन कैसे करेंगे। थोड़ा कोशिश करता हूं, स्पीड में ले लेता हूं। हाँ? पानी प्रबंधन कपास में आप अगर जल्दी भी घर जाना चाहोगे ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, स्प्रे शेड्यूल सबके आखिरी में लूंगा, दवाई क्या छींटना है। ठीक है, कोशिश भी कर लो आप घर जाने की, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जिसका आपको कौतूहल से इंतजार है वो विषय सबके आखिरी में आएगा, मतलब बैठ के ही रहना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, पानी प्रबंधन किसी भी फसल में एक महत्वपूर्ण विषय है, और इसी के साथ साथ हम जो कल्टीवेशन करते हैं, वीडिंग करते हैं, निंदाई गुड़ाई करते हैं, वह एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जो मैं एक साथ में मर्ज कर रहा हूं। अभी जो किसान फ्लड इरिगेशन करते हैं उनके लिए भी, और जो ड्रिप इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन करेंगे तो उनके लिए इस तरीके से डिजाइन बनती है। हाँ, पानी हम यहां देते हैं, और जो ड्रिप इरिगेशन करते हैं उनके लिए पानी हम यहां देते हैं। यहां ड्रिप रहती है, हल्का बेड नुमा रहता है, बराबर रहता है, थोड़ा मिट्टी लगाकर हम बेड बना देते हैं। फ्लड इरिगेशन में बीच में पानी आएगा, पौधा हमारा दूर रहेगा। ड्रिप इरिगेशन में पौधे के ऊपर, पौधे के तने पर ही पानी मिलेगा। दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का है। तो कैलकुलेट फार्मिंग में हमें यह समझना पड़ेगा कि फ्लड इरिगेशन में नियंत्रण कैसा रखा जाए, ड्रिप इरिगेशन में नियंत्रण कैसा रखा जाए, बहुत जरूरी है। हमारे पास पानी कम है या ज्यादा है, पीएच ज्यादा है, टीडीएस ज्यादा है, हम बारिश पर आश्रित हैं, सारी बातें गौण है। पानी प्रबंधन करते समय हमें रूट का डिजाइन कैसे करना है, यह महत्वपूर्ण है। हमने जो पौधा लगाया उसकी जड़ों का विकास, जड़ों का डिजाइन कैसे होगा। जितनी गहरी और जितनी चौड़ी जड़ें जाएंगी, कपास की सिंगल रूट सीधी भी जाती है, ये पता है आपको? केवल उथली नहीं रहती, अंदर भी जाती ना, सीधी भी जाती है। तो पानी प्रबंधन मतलब रूट का डिजाइन करना, स्ट्रक्चर का डिजाइन करना कि पौधा ज्यादा से ज्यादा जगह से न्यूट्रिशन अपटेक कर सके, नीचे से मिट्टी से पौधा ज्यादा से ज्यादा भोजन उठा सके, और हमारा मॉइस्चर उसके पास बना हुआ रहे। इसके लिए जो मैंने पहले प्रक्रिया बतलाई थी कि जब हम पानी दें तो 25% पानी और 25% हवा हमारे खेत में रहेगी, तो हम पौधे से आउटपुट ज्यादा ले पाएंगे। पीला पड़ना, खर्चा ज्यादा, प्लानोफिक्स पौधे की सेडिंग होना, डंपिंग होना, सब गायब। इस साल जिनके ज्यादा पौधे मर रहे हैं उनको बोड़ो मिश्रण का ड्रेंचिंग करना है। और मैं जो आगे बताने जा रहा हूं, पानी प्रबंधन अगर सही से कर लिया, इसको बोलते हैं 70-30 फार्मिंग, 70-30 खेती। पानी प्रबंधन अगर सही से कर लिया तो अगले साल एक भी पौधा डंप नहीं होगा, मरता नहीं इस विधि से। जब 25% हवा, 25% पानी हमारी जड़ों की कक्षा में रहता है तो पौधा हर पल भोजन खाता है, उठाता है, और वो आगे बढ़ता रहता है। मैक्सिमम रूट काम करती है रात में, अंधेरे में। दिन में जड़ों के पास जब हवा, धूप पहुंचती है, हवा नहीं धूप पहुंचती है, तो वह भोजन उठाना रोकती है, बंद करती है। हमें जड़ों की कक्षा के वातावरण को ऐसा बनाना चाहिए कि पौधा 24 घंटे भोजन उठाता रहे, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा बोल सेट हो, और हम 4 महीने में ही 100 डेंडू को सेट करें, 5वें महीने पिकिंग ले, 6ठे महीने कपास को निकालकर दूसरी फसल ले लें। 90 दिन से 120 दिन फ्लावरिंग को सेट करना, बोल बनाना, और 150वें दिन बस्टिंग करके आउटपुट लेना, ये कपास की चर्या में होना चाहिए। तो हम रूट का डिजाइन कैसे करें ज्यादा से ज्यादा फैलता हुआ, और
उस जड़ ने हर पल नमी के साथ भोजन उठाते रहना चाहिए। यह कैसे डिजाइन बने हमारा कपास का, जिससे हमारा पौधा हर पल भोजन ले, ताकि शेडिंग ना हो, उड़ियां गिरे ना, बोल बने। इसके लिए जब हम पौधा लगाते हैं तो यहां पर हमें आच्छादन का प्रयोग करना चालू करना है। जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो जितना बड़ा पौधा है वैसे ही हमें कल्टीवेशन की दूरी को बदलते रहना है, चेंज करना है। इसमें पानी देना, निंदाई गुड़ाई करना दोनों ही शामिल है। अभी यह स्ट्रक्चर पूरा समझने की आवश्यकता है। पहले कल्टीवेशन का बतलाता हूं, फिर साथ साथ पानी का लेता हूं। पौधे की हाइट हमारी आधा फीट की है। तो खेत में हम कल्टीवेटर जो चलाते हैं ना, ट्रैक्टर, बहुत से मित्र तो इसलिए ग्राफ लेते हैं 4.5 फीट 5 फीट का कि हमारा ट्रैक्टर उसमें चल जाएगा। हाँ, इसलिए ग्राफ नहीं लेते कि मेरे खेत की हाइट कितनी जाएगी तो उसके 1.5 गुना ग्राफ लूं। अब कम से कम कैलकुलेट लेना, ट्रैक्टर चले उसके हिसाब से मत लेना। उपकरण बदल दो, उपकरण के हिसाब से खेती मत करो। खेती हम जो कर रहे हैं उसमें किस तरह का उपकरण लगेगा वो ले लो। छोटे मिनी ट्रिलर भी आ गए जो केवल ब्लेड चलाते हैं। हाँ, उनको 1 फीट का भी कर सकते हैं, 1.25 का, 1.5 का, 2 का, 2.5 का, 3 का, जिसमें टायर नहीं होते, केवल ब्लेड होती है, जो आपको निंदाई गुड़ाई करने के लिए लगेगा ना ट्रैक्टर। तो खेती के हिसाब से उपकरण लो, उपकरण के हिसाब से खेती मत करो। तो उसमें आपका आउटपुट कम आएगा। अभी जो मेरा पौधा 6 इंच 8 इंच का हुआ, 1 फीट से नीचे, अभी 12 बजे की सूर्य की रोशनी जो आ रही है, उसका जो सनलाइट आया और जहां छांव आई, इसके बाहर कल्टीवेटर करना है, इस छांव में कल्टीवेटर नहीं करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कल्टीवेटर कहां चलाना है? पंजाब, पलटी पलऊ, रोटावेटर, निंदाई गुड़ाई कहां करनी है? जो 12 बजे की सूर्य की रोशनी जहां गिर रही है, पत्ते की जो छांव गिर रही है उसके बाहर। अभी 6 इंच 8 इंच का पौधा है, हमें कल्टीवेशन करना है तो जहां रोशनी उसके बाहर। अभी पौधा 2 फीट का हो गया। हाँ, समझ में आया? अभी सूर्य की रोशनी कहां गिर रही है, अब कल्टीवेशन चलेगा इसके बाहर, यहां पर नहीं। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, ये कराठियां मुड़ती है और हमारा ट्रैक्टर यहां से रोटावेटर करके जाता है, इधर यहां से रोटावेटर करके जाता है। हाँ, एकदम कभी कभी तो वो इसको भी छील के चले जाता है। उसका जो रोटावेटर का वो साइड का जो कान है वो कपास से रगड़ के जाता है। उसमें रूट की डिजाइन नहीं हो रही है, आपका केवल खरपतवार निकल रहा है। आपको खेत साफ सुंदर लग रहा है। आपको साफ सुंदर खेत चाहिए या उत्पादन चाहिए? तो कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। जो 12 बजे की धूप जिस पत्ते की टहनी की छांव आ रही है उसके बाहर चलाओगे तो इस तने से रूट का डिजाइन होगा, इस तने से रूट का डिजाइन होगा, वह भी बढ़ती रहेगी, वह भी मोटी रहेगी। कॉन्सेप्ट बहुत बारीक सा छोटा सा है, पर समझकर उसको एप्लीकेशन करना है। ट्रैक्टर के हिसाब से खेती नहीं करना है, खेती के हिसाब से ट्रैक्टर बदल दो। जरूरत ही नहीं है हमें उस ट्रैक्टर की जो हमारे खेती से आउटपुट कम लाए। 35,000 40,000 के छोटे से मिनी ट्रैक्टर आते हैं जो पेट्रोल से भी चलते हैं, डीजल से भी चलते हैं, बट वो आपका आउटपुट 1 साल में बढ़ा देंगे। बहुत छोटा सा उपकरण है, बट उसको चेंज करना है हमें। इस तरह का हमें पौधे का जो विकास हो रहा है उसके हिसाब से रूट का भी विकास करना है। एक चीज कि हमें निंदाई गुड़ाई चेंज करना है। दूसरा, अब यहां खरपतवार रहेगा, उसको क्या करेंगे? बलराम भाई ने नया काम धंधा लगा दिया। पौधे से दूर कल्टीवेटर चलाओ तो यहां तो खरपतवार रहेगा, इसको क्या करें? इसको थोड़ा सा आने दो। ब्रश कटर आता है, उससे पौधे के आसपास का चारा काट दो, पौधा नहीं कटेगा। ब्रश कटर पौधे के आसपास चारा कटवा दो, पेट्रोल से चलता है, लेबर कम है उसके लिए। अगर लेबर है
तो थोड़ा 3-4 इंच का आने दो, मजदूरों से कटवा कर वहीं पर आच्छादन कर दो। कहां पर? पौधों की जड़ों के ऊपर, यहां पर आच्छादन कर दो। समझ में आ रहा है? जहां पौधा है, जो नाली है, इधर से आच्छादन किया, इधर से आच्छादन कर दिया। फ्लड है या ड्रिप इरिगेशन है, कुछ मायने नहीं रखता। पौधे का तना जहां है, उसके तने के पास में कचरा मल्चिंग कर दो, जिससे कचरा मल्चिंग करोगे तो नया वीडिंग आएगा नहीं पौधे के पास। जो 1-2 बार हम निंदाई गुड़ाई कराते हैं, उसको खेत से बाहर फेंकने की बजाय पौधे की जो लाइन है, उस लाइन में कचरा मल्चिंग कर दो। हमें 70% जगह पौधे की जड़ों के डेवलप करने के लिए छोड़नी है, 30% जगह हमारे लिए रखनी है, किसानों के लिए। जैसे ही हम ये जगह छोड़ना चालू करते हैं और यहाँ कचरा मल्चिंग करते हैं, तो यहाँ पर एक बैक्टीरियल कॉलोनी डिजाइन होती है। यह एक इकोसिस्टम बनता है। मिट्टी के ऊपर जैसे ही आच्छादन करते हो, सूर्य की रोशनी, सीधी धूप वहां नहीं पहुंचती, तो बायोमास कार्बन उड़ना रुकता है, वो बचता है। और वहां पर जैसे हमने यहाँ टेंट लगाया, तो धूप में भी हम टेंट के नीचे बैठ पाए। ऐसे ही जैसे कचरा मल्चिंग होता है, तो वहां पर कीट पतंग बैक्टीरिया वहां पर आना चालू होते हैं, रुकना चालू होते हैं। जो भी निंदाई गुड़ाई का कचरा बाहर कर रहे हैं, उसकी वजह पौधे के तने के पास, फिर उस लाइन पे, फिर उस पूरी लाइन पे, तो नमी मेंटेन होगी। और 25% हवा, 25% पानी वाला ओरा मेंटेन होगा पौधों की जड़ों की कक्षा में। और एक बैक्टीरियल कॉलोनी डिजाइन होगी वहां पर। जीव जीवस जीवनम, एक दूसरे को खाने पीने वाले बैक्टीरिया, कीट पतंग, तुड़तुड़े, महुआ, मक्खी, सब वहां पनपने लगेंगे। तो वो एक जीवात कॉलोनी डेवलप्ड होगी, जिससे आपको जीवन में एक ही बार जब कचरा मल्चिंग कर दो, उसके बाद एक बार गुड़ गोबर गोमूत्र डालना है, ड्रिप से छान कर चला दो, बैक्टीरिया एक बार देना है। अगर कचरा मल्चिंग है और वहां कल्टीवेशन नहीं चला रहे हो, तो जीवन में कभी उस जगह पर गुड़ गोबर गोमूत्र नहीं डालना है। ड्रिप से पानी देना है तो कचरा डालने के बाद ड्रिप ऊपर करना है। फ्लड से पानी देना है तो जो नाली है, उसके पास में जो पाली है, उस पाली पर कचरा, और नाली खाली। नाली में कचरा भर दोगे तो फ्लड का पानी दे नहीं पाएंगे। मुझे एक मित्र ने पूछा था, अभी हम खेत में गए थे, कि हम वो नाली में कचरा मल्चिंग कैसे करें। तो नाली में कचरा मल्चिंग करना ही नहीं है जब आपको फ्लड से पानी देना है। जब फ्लड से पानी दे रहे हो, तो जो पानी का मॉइस्चर जा रहा है, जो पानी का मॉइस्चर जा रहा है पाली पर, वहां पर कचरा मल्चिंग रखना है, ताकि वो नमी एक बार चली गई तो धूप में पानी उड़ेगा नहीं, कचरे के कारण वहीं का वहीं मॉइस्चर रिसाइकल होगा और वो जमीन ढीली होगी। हम 2 दिन लेट पानी देना होंगे तब भी पानी उड़ेगा नहीं और वो जमीन सॉफ्ट रहेगी, ढीली रहेगी। और 25% हवा, 25% पानी वहां पर मेंटेन रहेगा, तो स्वस्थ भूमि रहेगी। कचरा मल्चिंग करने के बाद एक बार गुड़ गोबर गोमूत्र चला दिया तो हमने बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिया, मतलब हमारी जमीन को हमने जीवंत बना दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? स्वस्थ भूमि, उसको जीवंत हम बना दें और उसमें फिर खेती करते रहें, तो हमें कम से कम फर्टिगेशन करना पड़ेगा, कम से कम एरीगेशन करना पड़ेगा। जिन किसानों के पास पानी नहीं है, उन्होंने निश्चित ही कचरा मल्चिंग करना चाहिए। जिनके पास पानी है, उन्होंने पानी ज्यादा नहीं देना चाहिए, निश्चित ही कचरा मल्चिंग करना चाहिए। खेती करना है, आउटपुट ज्यादा लेना है, तो कचरा मल्चिंग करना ही चाहिए, फिक्स्ड है। आप अगर कपास में जिप्सम डालना चालू कर दोगे, टॉपिंग करना चालू कर दोगे, टॉपिंग, सिर तोड़ना, कटिंग, और कचरा मल्चिंग करना चालू कर दोगे, तो बारिश के बाद जो लाल पत्ता, पीला पत्ता कपास बैठ जाता है, वो सब बंद हो जाएगा। जैसे ही ज्यादा लंबी बारिश गई, दूसरे दिन पीछे से खेत का पानी चला दो, जो ताजी गर्माहट आएगी उस कपास में, तो आपके पौधे डंप नहीं होंगे, वो पीले पत्ते पड़कर पौधा डैमेज नहीं होगा। बारिश कंटिन्यू चल रही 3 दिन 4 दिन, कपास सहन कर रहा है, बारिश गई, पत्ते लाल पीले पड़ना चालू, पौधा डंप होना चालू। तो बारिश जैसे ही जाती है, पीछे से हमारे बोरवेल का, ट्यूबवेल का, खेत का, कुएं का पानी चला दो। बारिश का पानी ठंडा है, हमें गर्माहट वाला पानी फिर से उसकी जड़ों की कक्षा में देना है। उसका जो मोशन चेंज हुआ था, उसको वापस अपने
साइकिल में लाना है, तो आपके लाल पत्ते पीले पत्ते बनकर गिरेगा, टूटेगा नहीं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जमीन की तैयारी, सीड सिलेक्शन, ग्राफ लगाने का तरीका, 3D कटिंग और पानी प्रबंधन। अब पानी प्रबंधन के पहले कचरा मल्चिंग मैंने बताया। पानी प्रबंधन पौधे की आवश्यकता के हिसाब से ड्रिप से हम देंगे। फ्लड से जब देना है तो उसका एक अपना साइंस है। पानी ज्यादा है इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं देना है, पानी कम है इसका मतलब कि हम दे ही ना, कहीं से अरेंज करके दो। बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लड इरिगेशन में पानी देने की विधि बहुत ही शानदार और सरल है कि पहले हम 1 नंबर नाली में पानी दें, दूसरे नंबर को बंद रखें और तीसरे नंबर में पानी दें। या कब दें? 30 दिन के बाद। कपास का पौधा डंप नहीं होगा, लाल पत्ते पीले पत्ते होंगे नहीं, पौधा हाइट कंटिन्यू लेता रहेगा। फ्लड इरिगेशन की बात कर रहा हूं, ड्रिप पे फिर आता हूं मैं। फ्लड इरिगेशन में हमारे खेत में अगर 50 लाइनें हैं तो 25 लाइनों में पानी देना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आधा, एक लाइन में पानी दिया, दूसरी को बंद रखा। अब यहां पर जो पौधा है उसकी जो रूट्स है, एक लाइन में पानी देंगे तो ये पौधा इधर से पानी पी रहा है, इधर से हवा ले रहा है। ये पौधा इधर से पानी पी रहा है, इधर से हवा ले रहा है। फ्लड इरिगेशन, एक लाइन में पानी देना है, एक लाइन बंद रखना है, तीसरी लाइन में पानी देना है, चौथी बंद रखना है, पांचवी में पानी देना है, छठी बंद रखना है। ओड इवन। अभी अगला पानी वापस देने में जब हमें मिट्टी की क्षमता बताए कि फिर पानी देना है, किसी के यहाँ 7 दिन में आएगा देना, किसी के यहाँ 10 दिन में आएगा, किसी के यहाँ 5 दिन में आएगा। और जिसके यहाँ जब भी देने का पानी आए तो पहली लाइन में जब दिया था अब उसको मत दो, दूसरी लाइन में जहां पानी नहीं दिया था अब उसमें पानी देना है, फिर तीसरी लाइन में जो दिया था अब उसको मत दो। जो लाइन छोड़ दी थी उसमें पानी देना है, अल्टरनेट पानी देना है। एक बार लेफ्ट वाली लाइन में देना है, एक बार राइट वाली में देना है। एक बार लेफ्ट वाली में पानी देना है, एक बार राइट वाली में देना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पानी कैसे देना है। फ्लड इरिगेशन ये सिंपल सी ट्रिक है। इस ट्रिक से 25% हवा 25% पानी हम मेंटेन करेंगे, पौधा रुकेगा नहीं, कंटिन्यू चलता रहेगा। ड्रिप इरिगेशन में कचरा मल्चिंग करना अति आवश्यक है। यही ट्रिक जब हम ड्रिप इरिगेशन में करते हैं तो उसका सिंपल सा सूत्र है, उसको फॉलो करना है। फटाफट खत्म करता हूं। पौधा जहां हम लगा रहे हैं, अब ड्रिप की बात बतला रहा हूं। फ्लड का हो गया, जिस खेत की जितनी क्षमता हो उतना पानी देना है। ड्रिप में पौधे से लेफ्ट साइड एक ड्रिप डाली हमने, तो अगली लाइन की पौधे की राइट साइड ड्रिप डालना है। हेलो, अगली लाइन में लेफ्ट साइड डालना है तो राइट साइड डालना है। अभी इसका पानी ज्यादा होगा तो इधर आएगा, इसका पानी ज्यादा होगा तो इधर आएगा, इधर सूखा रहेगा हमेशा के लिए। इसका पानी ज्यादा होगा तो इधर आएगा, इसका ज्यादा होगा तो इधर आएगा, ये सूखा रहेगा। जहां पौधा है उसके लेफ्ट साइड ड्रिप है, इसके राइट साइड ड्रिप है। अगली लाइन छोड़ करके लेफ्ट साइड ड्रिप है, फिर राइट साइड ड्रिप है। इसको बोलते हैं 70-30 खेती। 70% जगह पौधे के लिए रिजर्व है, 30% जगह हमारे लिए रिजर्व है। ये सिंपल सी टेक्निक है पानी देने की। अगर इस तरीके से हम पानी प्रबंधन करते हैं, ड्रिप उतनी ही है, ड्रिप में कोई चेंजेस नहीं है। बस एक लाइन की ड्रिप लेफ्ट में है, एक लाइन की ड्रिप राइट में है। अब ज्यादा पानी होगा तो ये मॉइस्चराइज होगा, इधर पानी कम जाएगा, इधर पानी कम जाएगा, हवा और पानी मैनेज होगा। दिस इज 70-30 फार्मिंग फार्मूला। पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी ये फार्मूला फॉलो किया जा रहा है। इस फॉर्मूले के कारण मेरा इलेक्ट्रॉनिक का पैसा था, आप ही के जैसे मैं सामने बैठकर सीख रहा था। जब खेती को जिया, मैंने देखा, मैंने सीखा और खुद ने अप्लाई किया। ये फॉर्मूला किसान पाठशाला का है, 70-30 फार्मिंग। ये कपास, मिर्च, टमाटर, केला, भिंडी सब में अप्लाई होता है। इस फॉर्मूले के कारण मुझे डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है। 18
18 दिसंबर 2022 जयपुर यूनिवर्सिटी में मुझे 4 चीजों में चयनित किया गया। सोशल वर्क, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम डेवलप करना, जो इस 70-30 फार्मिंग से होता है। कई सारे देश इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अपने अपने खेती में अप्लाई कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, एग्रो इकोसिस्टम, सोशल वर्क और सस्टेनेबिलिटी, ये 4 चीजों में मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसने एग्रीकल्चर की पढ़ाई लॉकडाउन में करी, टाटा से मैंने अभी 2020-21 में लॉकडाउन आया जब मैंने एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट लिया, मतलब मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक का पैसा था। लोगों को पीएचडी करने में 5-5, 10-10 साल लगते हैं, हम किसान खुद ही पीएचडी करते हैं अपने खेतों में। मुझे बुला करके ऐसे पीएचडी सर्टिफिकेट और डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है, तो ये फॉर्मूले के कारण मिला है। 70-30 फार्मिंग, ये अपने किसान पाठशाला की इजाद की गई ये सिस्टम है, जिससे पौधे को निरंतरता में पानी और हवा जड़ों से मिलती रहेगी, तो पौधा स्पीडली चलता रहेगा। यह पानी देने का शुद्धतम और सरल तरीका है। इसको आप अरंडी में यूज करो, कॉटन में यूज करो, मिर्च में यूज करो, बैंगन में यूज करो, किसी भी फसल में यूज करो। तरीका क्या? जब ड्रिप है तो इधर नमी होगी, इधर क्रैक आएगा, इधर नमी होगी, इधर क्रैक आएगा। डंपिंग, विल्टिंग, निमेटोड आएगी तो क्रैकिंग से हवा अंदर घुसती है, यहां से हवा अंदर घुसती है तो दूषित बैक्टीरिया पनपने की जगह मिलती नहीं। ऑक्सीजन भी जड़ों के पास चाहिए, वरना पौधा रुकता है। जब भारी मात्रा में बारिश होती है, नीचे पानी का बैकलॉग बनता है, तो वहां से पौधे डंप होना चालू होते हैं। ज्यादा पानी भी प्लांट को डैमेज करने का काम करता है और पौधे मरते हैं। समझ में आया पानी प्रबंधन? हाँ, राइस बेड बनाना है तो राइस बेड बनाने का तरीका, एक तो ड्रिप इरिगेशन आया है, उस समय हमें बोला गया है कि बेड पर खेती करो, है ना। बेड पर खेती का मतलब क्या होता है? बेड मतलब सोने की जगह, चपटा। हम किसानों ने बेड कैसा बनाया है? टीला, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये बेड का कॉन्सेप्ट है। ये बनाना कैसे चाहिए? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब हम कपास लगाएं, अरंडी लगाएं, मिर्च लगाएं, उदाहरण के लिए ड्रिप से ड्रिप की दूरी 5 फीट की है, तो बेड कैसे बनाएं? अब आपका 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ड्रिप से ड्रिप की दूरी 5 फीट है, तो बेड कैसे बनाना चाहिए? एक नाली पूरी जमीन बराबर रोटावेटर करके रखी है, ड्रिप हमने डाल दी 5 फीट पर। बेड ड्रिप डालने के बाद भी बनाया जा सकता है, ड्रिप डालने के पहले भी बनाया जा सकता है। मैं उदाहरण ड्रिप डालने के बाद का दे रहा हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। एक नाली, एक बराबर, फिर अगली नाली, फिर बराबर, फिर अगली नाली, फिर बराबर, फिर अगली नाली, फिर बराबर, फिर अगली नाली। अब ये दिखेगा कैसे? ये बराबर है ना, जमीन बराबर है, हमने 10 फीट पर नाली खींच दी। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है 10 फीट। ड्रिप से ड्रिप 5 फीट है। अभी किसान अभी सामान्य खेती कर रहा है तो क्या कर रहा है? नाली, फिर नाली, फिर नाली, फिर नाली, फिर नाली, फिर नाली, है ना। तो ये बेड नहीं हुआ, ये टीला हुआ ना। जहां ड्रिप रखी है इसको थोड़ा सा चपटा कर देता है, इसको नाम दे दिया राइस बेड। ये भी बेड नहीं है। बेड किसको बोलेंगे? एक ड्रिप, फिर थोड़ा सा लंबा बराबर दूसरी ड्रिप, फिर नाली। अभी ये 70% जगह है और ये 30% जगह है। जो हमारा कॉटन का पौधा है वो ड्रिप के बाहर आएगा, इस ड्रिप के बाहर आएगा। वही बात मैंने जो अभी आपको बोली कि ड्रिप एक लेफ्ट में, एक राइट में। समझ में आया? ये बेड बनाने का तरीका है। बेड बनाना नहीं है, 10 फीट पर नाली खींचना है, बेड अपने आप बनता है। ओके, अभी
अगली कड़ी हमारी खाद प्रबंधन और लास्ट में है स्प्रे। मैक्सिमम बातें खत्म हो गई है, बस 2 बातें बची है, फटाफट मैं ले लेता हूं। आप लोग बहुत श्रद्धा और सबूरी से बैठे हो मेरे साथ। इतना लंबा बैठना और मुझे झेलना बहुत कठिन बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो टिके हो इतनी देर तक। कुछ पहुंच रहा है आप